क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, बस बात बंद करिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था और थोड़ा सा हम लोगों ने डायनामिक्स के बारे में बात किया था, रोटेशनल मोशन की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन से ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी बॉडी आपकी रोटेशन के अंदर है तो हम लोग उसकी स्टडीज़ किस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज यही एक न्यूमेरिकल मैंने सामने रखा, इसी न्यूमेरिकल के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स की पूरी स्टडी करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं एक डिस्क यहाँ पर बनी हुई है और एक मास हमने 2m का लगा रखा है, राइट। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यू नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द कॉर्ड। तो अगर आप इसका कोई भी नॉर्मल तरीका देखें तो नॉर्मली फॉर्मूला याद करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेंगे। कैसे इक्वेशंस हम लोग फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सी बॉडी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन में है, विच बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो डिस्क है ये क्या करेगी, सिर्फ रोटेट करेगी, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है 2m, ये क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन जो बॉडी परफॉर्म करेगी उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, कैसे, बाय फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पर हम लोग 2m का FBD बना लेंगे सबसे पहले। तो 2m के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट। और ये जो ब्लॉक है ये किधर जा रहा होगा, विद एक्सेलरेशन a, राइट। तो यहां पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है नेट फोर्स, 2mg माइनस टी। तो पहला इक्वेशन जो आप बनाएंगे दैट इज दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो हमेशा जब भी आपको इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सी बॉडी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन में है और उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। बस पहला स्टेप हो गया आपका पूरा। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कौन सी बॉडी आपकी रोटेशन के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सी बॉडी रोटेशन के अंदर होगी, आपकी डिस्क। डिस्क आपकी किसके अंदर होगी, रोटेशन के अंदर। तो अगर डिस्क रोटेशन के अंदर है तो रोटेशन किस वजह से हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क की वजह से। तो हम लोग अब ये कैलकुलेट करेंगे कि डिस्क के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। तो मुझे आप बताएंगे कि डिस्क के ऊपर टॉर्क कौन लगाएगा, ये जो स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग क्या करेगी, इस डिस्क के ऊपर टॉर्क लगाने का काम करेगी। तो देखिए यहां पर टेंशन नीचे की तरफ, ये डिस्टेंस कितना होगा परपेंडिकुलर। सो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर टॉर्क अबाउट हिंज है, ये डिस्क यहां पे, टॉर्क अबाउट हिंज कितना लिख सकता हूं मैं, टॉर्क अबाउट हिंज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है यहां पर टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पे आर। बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट। बन गया हमारा क्या चीज, सेकेंड इक्वेशन। तो टॉ एच इज इक्वल टू टी इंटू आर, दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ आपको पता है टॉ किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉ किसके इक्वल है, आई अल्फा के। पुट कर दीजिए यहां पे आई अल्फा। नाउ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का, किसके अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, mr स्क्वायर बाई 2। लेट्स पुट इट, आर आर कैंसिल आउट। यहां से अल्फा हमारे पास कितना आ गया, बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमेशा पहला इक्वेशन आपने बनाया ट्रांसलेटरी मोशन चेक करके, सेकेंड इक्वेशन आपने बनाया रोटेशन चेक करके, बन गया दो इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो जब ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से गिरेगी तो ऐसे मोमेंट पे क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा a, और इसी पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ आर अल्फा, क्योंकि डिस्क आपकी रोटेट भी कर रही है। अब आप जान रहे हो ये दोनों एक्सेलरेशन कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या होगी, स्लिप करने लगेगी, और ऐसा कुछ भी उसने नहीं दिया है। तो इसका मतलब ए किसके इक्वल होना चाहिए, आपका आर अल्फा के इक्वल। तो बिना कुछ सोचे थर्ड इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा। सो वी कैन राइट
ए बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। बस इन्हीं तीन इक्वेशन को आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्म करना है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करेंगे और जो भी चीज़ें पूछी हुई हैं उनको हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है एक्सेलरेशन और टेंशन इन द कॉर्ड, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो देखो एक्सेलरेशन कैसे आएगा। फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 2mg माइनस टी की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ एम आर एल्फा बाई 2। इस इक्वेशन से सेकंड से लिख सकते हैं एम आर एल्फा बाई 2, लिख लेते हैं एम आर एल्फा बाई 2 इट इज इक्वल टू हाउ मच। अब दोस्तों आर एफ को क्या, आर एल्फा को क्या लिखा जा सकता है, ए। नाउ आगे आपके पास 2mg इक्वल टू हाउ मच, 3ma बाई 2। एम कैंसिल कर दीजिए, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ गई, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक का 4g/3। अब इस वैल्यू 4g/3 को आप किसी भी इक्वेशन में रखें, पहली इक्वेशन में, तो टेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन फॉर्म करनी आपको आनी चाहिए। अगर ये तीन इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ पूछी जाए वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लिप कर जाए, स्ट्रिंग का जब भी केस होगा ना तो कभी स्लिपिंग हो नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रिंग डिस्क के ऊपर क्या है, लपेटी हुई है आपने, तो स्लिपिंग होगी कैसे, है ना। ए इक्वल टू आर एल्फा रख दीजिए, नोट करिएगा इसको, फिर आगे बताते हैं। दिखेगा नहीं ना बच्चों को लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन की अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे तो टेंशन टी क्या है आपका, अननोन क्वांटिटी है। जो आंसर आएगा वो टेंशन टी के टर्म में आ जाएगा ना, एंड टी इज आल्सो एन अननोन क्वांटिटी, तो आपको फिर टी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करनी पड़ेगी, तब आपका सही आंसर आएगा। इसी सेम चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग रोलिंग पढ़ेंगे, तो भी सेम कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। रोलिंग में भी कोई अलग चीज़ नहीं होगी। पहला इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे ट्रांसलेटरी से, सेकंड इक्वेशन हम लोग टॉर्क से बनाएंगे, एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग किससे बनाएंगे, यही सेम ए इक्वल टू आर एल्फा से। तो अभी देखेंगे जब रोलिंग, तब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है। देखिए मोमेंटम बेसिकली क्या है, मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, राइट। अगर मोमेंटम का हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। यहाँ पर हम लोग कोई कौन सी मोशन हो रही है, रोटेशनल मोशन। तो अगर हमसे कोई एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन पूछे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। कितनी रोटेशनल मोशन बॉडी कंटेन कर रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो दो तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, एक जब बॉडी आपकी ट्रांसलेटरी मोशन में है, और दूसरा जब बॉडी आपकी रोटेशन के अंदर है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा आपसे जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, वो देखिएगा। ये सपोज वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। बॉडी जो है वो इस तरीके से जा रही है, ये है आपका पी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आर वेक्टर। देखिए बॉडी यहाँ पर है और इसका जो है मोमेंटम किधर है, इस डायरेक्शन में है पी वेक्टर। जिस पॉइंट पे बॉडी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और एम को
बाहर लिख लीजिए, क्योंकि m कैसी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इनटू m, राइट। इसी को अगर आप नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना चाहें, मतलब बिना वेक्टर के, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। अब ये थीटा कहाँ है, ये है आपका थीटा। अगेन वही सेम चीज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी टॉर्क के बारे में। ये जो आर साइन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। क्या आ गया, एम वी आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ, दिखाते हैं डायग्राम में। इस पॉइंट को इधर कर लीजिए, यहां से डाल दीजिए परपेंडिकुलर, तो ये हुआ हमारे पास आर परपेंडिकुलर। देख लीजिएगा, जो डाउट है यहाँ पे वो पूछ लीजिए। ये P क्या है आपका, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, m इंटू वी। तो V मैंने यहीं पर लिख दिया, m को बाहर लिख दिया। ये एंगुलर मोमेंटम का ही डेफिनेशन है। जैसे टॉर्क का डेफिनेशन है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ऐसे ही ये एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है, इसका डेरिवेशन नहीं है कुछ भी। नोट कर ले तो मुझे बताइएगा, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। कर लिया नोट सबने, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा। तो हाँ, यहाँ पर कोई बॉडी मूव कर रही है, किस पॉइंट से मूव कर रही है, 0, d से, और कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, राइट। आपसे हमने क्या पूछा है, आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ओरिजिन के अबाउट, और बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेटर टाइम, मतलब थोड़ी देर के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको देखो पी वेक्टर डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी वेक्टर, m इंटू यू आई कैप। भाई आप देख सकते हैं वेलोसिटी किधर है, आई कैप में है, तो m इंटू यू आई कैप आपको डायरेक्टली दे रखा है हमने मोमेंटम। आर वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर क्या होगा, यही होगा आर वेक्टर, यहां से यहां तक, यही तो है आर वेक्टर। तो कितना होगा आर वेक्टर, डी जे कैप। कितना लिखेंगे, डी जे कैप। सो यू कैन राइट हियर डी जे कैप। आगे आपके पास नाउ एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, एम यू डी, आर क्रॉस पी यानी जे कैप क्रॉस आई कैप। नाउ यू नो जे कैप क्रॉस आई कैप इज नथिंग, इट इज सिंपली माइनस आई कैप। सो वी कैन राइट, ये हमारा आ गया एंगुलर मोमेंटम इस मोमेंट पे। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, लेटर टाइम पे बताना है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए बॉडी यहां पर हो, इस जगह पे हो, तो भी इसका लाइन तो यही रहेगा, और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी एज इट इज ही रहेगा डी। इसका मतलब चाहे बाद में बात करो चाहे इस मोमेंट पे बात करो, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। क्योंकि भाई एक तो आपका एम यू वैक्टर चेंज नहीं किया, दूसरी बात है आपका पोजीशन वेक्टर भी चेंज नहीं किया, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज नहीं करी। तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो बाद में भी कैसा रहेगा आपका, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ केस कब है, जब बॉडी क्या कर रही है आपकी, ट्रांसलेशन कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, राइट। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, ये देखो कहां पर,
ओरिजिन के अबाउट लेना है, तो आपको ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। ये चांस की बात है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर यहाँ पे बिल्कुल जे कैप की डायरेक्शन में आ गया। अगर ये पार्टिकल थोड़ा तिरछा चल रहा होता तो हमारा आर वेक्टर भी थोड़ा सा बेंड हो जाता। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के अंदर कैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। अब बात करेंगे सिर्फ रोटेशन के अंदर कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। देखिएगा, तो अगर हम लोग सर्कुलर मोशन या रोटेशन हो रहा हो तब हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई भी रैंडम शेप का बॉडी है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशन कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा वेक्टर के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। क्यों, क्योंकि आई जो है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा। कोई भी बॉडी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी रैंडम शेप बॉडी आप लीजिए, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम इजीली लिख सकते हैं। अब देखते हैं बॉडी में दोनों काम हो रहे हैं, ट्रांसलेशन भी हो रही है और साथ साथ रोटेशन भी हो रही है, तब हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ये देखिएगा। फिर से ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस। फिर से मैंने एक अजीबोगरीब शेप की बॉडी ले ली और ये इस तरह से मूव कर रही है। इसका मोमेंटम लिख दिया मैंने। जिस पॉइंट पे ये बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM, ये है आपका सेंटर ऑफ मास और ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। तो RCM आ गया आपके पास, MVCM। तो अब आप देखेंगे ये जो बॉडी है ये साथ साथ घूम भी रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेशन भी कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है VCM और ये साथ साथ क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। अब इसका मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, देखेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। क्या बताया था, आर वेक्टर क्रॉस, ये मैंने लिख दिया ट्रांसलेशन के लिए, प्लस हमें किसके लिए लिखना है, रोटेशन के लिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, हम ये सोचते हैं कि रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, ICM इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी का होगा वो कैसे होगा, पहले ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम लिख दिया आपने और फिर रोटेशन के लिए लिख दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट विल बी द नेट एंगुलर मोमेंटम। एक चीज़ यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो, अपोजिट भी हो सकता है। तो डायरेक्शन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाओगे कि इसका डायरेक्शन आपको अलग लिखना होगा, इसका डायरेक्शन अलग लिखना होगा, तब आप दोनों को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे एंड यू विल गेट द राइट आंसर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, राइट। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बताते हैं। न्यूमेरिकल जब भी आएगा ध्यान रखिए इसी के ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। हाँ श्योर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। ये मैंने एक रिंग ले लिया और ये जो रिंग है ना ये इस तरह से मूव कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये जो रिंग है ये इस तरीके से मूव कर रहा है। VCM इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। बस मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा
एल वेक्टर कितना होगा, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये आपको बताना है बस। इसी कंसेप्ट पे बेस है जो अभी अभी हमने ऊपर देखा। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको हिंट देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें किसके लिए लिखना होगा, ट्रांसलेशन के लिए। जब आप ट्रांसलेशन के लिए लिखेंगे तो सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोकस करिए। सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है आपका, राइट हैंड साइड में VCM से। सो व्हाट वी कैन राइट, R क्रॉस P। R देखो किधर होगा, ये होगा R। सो कैन वी राइट R की वैल्यू RJ कैप क्रॉस P वेक्टर की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, MVCM। कौन सी डायरेक्शन में, I कैप, डन। प्लस अब हम बात करेंगे सिर्फ रोटेशन की। ट्रांसलेशन भूल जाइए, सिर्फ रोटेशन चेक करिए। किस पॉइंट के अबाउट बताया था रोटेशन हो रहा होगा हमेशा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, लिख दीजिए क्या है ये, रिंग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया इनटू ओमेगा। क्या आप मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बताओगे किधर होगा, किधर है, क्लॉकवाइज में है। तो फिंगर्स को रोटेट करिए क्लॉकवाइज में, थंब किधर आ गया, अंदर की तरफ, माइनस के कैप। सो नाउ फाइनल आंसर, MVCM R J क्रॉस I कितना हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहां पे मैंने आपको डायरेक्शन के लिए इसीलिए बोला, यहां पर आपको माइनस के कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ग्रेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैं ओमेगा दूसरी डायरेक्शन में दे दूं। तो अगर ओमेगा मैंने अपोजिट दे दिया तो ये के कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्शन इसलिए यहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपको जब भी करे हुए तो आपको डायरेक्शन के साथ ही इस चीज़ को लिखना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहां पर क्या बताया था अभी अभी, हमेशा किसके अबाउट लेना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। चाहे बॉडी किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही हो, आई डोंट केयर, हमें जो लेना है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, देखिएगा। एल वेक्टर किसके इक्वल है दोस्तों, आर वेक्टर क्रॉस, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले वाला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरा टर्म एज इट इज। dp वेक्टर अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, सॉरी, प्लस p वेक्टर को कितना लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस m कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट होता तो ये VCM² हो जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है तो कितना हो जाएगा, 0।
सो ये वाला पूरा का पूरा टर्म आपका कितना बन गया, 0। क्या रह गया आपके पास, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्या लिखूंगा इसको, यही हमारे पास रिलेशनशिप है, dl वेक्टर अपॉन dt इट इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। यहां से एक और हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, वो मैं बताता हूं। इफ टाउ वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर हमारा टॉर्क कितना है, 0 है, तो यहां पर dl वेक्टर अपॉन dt ये भी कितना हो जाएगा, इसका मतलब l वेक्टर कैसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर 0 है, कोई भी टॉर्क बाहर से हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। नोट करिए इसको, फिर आगे बताते हैं इस पर। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन कीजिएगा, बताइए क्या होना चाहिए आंसर, देख के बता सकते हैं आप, कुछ लिखना नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पर डांसर जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर घूम रहा है ना, यही था। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी आर्म को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो ऐसे में पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो है, जब डांसर ने अपनी आर्म को स्ट्रेच किया तो इसके लिए उसको किसी भी बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनली उसने अपने हाथों को फैला लिया, राइट। तो यानी कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। अब डांसर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सिर्फ कहीं भी ट्रांसलेशन नहीं दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब आई ओमेगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आई, अगर आर्म को हम लोग स्ट्रेच कर दें तो स्ट्रेच करने से आर्म को क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस से जितना दूर मास होता है उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्सिस के जितना पास मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होता चला जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब वो आर्म को स्ट्रेच कर लेगा तो ऐसे में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो I1 अपॉन I2 इट इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। अब यहाँ पे आपको दिया है I2 ग्रेटर देन I1, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, यानी ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, लेस देन, तो बाद में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं क्या पूछा है उसने, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। अगर एंगुलर मोमेंटम ही पूछ रहा है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसी से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्चुअली में कैसी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगेन सेम वही चीज़ है भाई, सॉलिड स्फीयर है, वो अपने आप ही एक्सपेंड हो रहा है, कोई बाहर से टॉर्क वगैरह नहीं लग रहा है। अगर अपने आप एक्सपेंड हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम फिर से कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। इफ अर्थ सडनली श्रिंक, इफ अर्थ सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस
if earth suddenly shrink to half of its radius, what will be the new time period of a day? What will be the new time period of a day? कितने घंटे का दिन हो जाएगा? सेम कंसेप्ट है, इसी के ऊपर बेस है। कोशिश करिए 1 मिनट, फिर मैं बताता हूं। मास नहीं कम होगा। मास कैसे कम हो जाएगा? मास तो खुद कंजर्व रहता है। डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी का टाइम पीरियड से रिलेशन नहीं है। टाइम पीरियड से रिलेशन एंगुलर मोमेंटम से मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर अर्थ आपकी सडनली श्रिंक हो गई, तो क्या कोई बाहर एक्सटर्नल टॉर्क लगा? नहीं लगा। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम था वो कैसा रहना चाहिए? आपका कंजर्व रहना चाहिए। नॉर्मली अर्थ को हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं? लाइक अ सॉलिड स्फीयर। तो वही हम लोग यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। I1 ओमेगा 1 I2 रोटेशन। I1 कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 को कितना लिख सकता हूं? अर्थ का कितना टाइम पीरियड होता है? 24 आवर। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है अर्थ, तो 2π/24। I2 कितना लिख दूं? एंगुलर वेलोसिटी नई। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ टी। मुझे इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी कितना आ गया आपके पास? यानी कि जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा एक दिन का, वो कितना हो जाएगा आपका? 6 आवर हो जाएगा। देख लीजिए, जो चीज़ किसी को पूछनी है यहाँ पर पूछ लीजिए। कर लिया नोट सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर कीजिएगा। कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है जेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत आराम से आए और जुड़ गए उसके साथ। किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह वहाँ पे नहीं लगा, बहुत आराम से जेंटली आए और जुड़ गए। तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वहाँ पर नहीं लगा होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है तो हम बोल सकते हैं कि फिर से एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? आपका कंजर्व रहना चाहिए। सेम यही लॉजिक है। तो अब देखिए यहाँ पर सर्कुलर रिंग है, ये है आपकी सर्कुलर रिंग, घूम रही है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से। क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं मैं? कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I इंटू ओमेगा। रिंग है तो कैपिटल M, रेडियस स्मॉल r, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लिया पहले केस में आपने।
अब बाद में क्या हुआ, दो स्मॉल मासेस आए स्मॉल m के और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आके जुड़ गए, यानी सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ होगा, ये दो आए स्मॉल मास m और आके यहां पे जुड़ गए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी, दैट विल बी ओमेगा डैश। अब मैं फिर से यहां पर लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम, रिंग का तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों मासेस का भी आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, क्योंकि अब ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ये दोनों रोटेशन कर रहे हैं नहीं, ये दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो यानी कि यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे लिखेंगे, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश लिख सकते हैं भाई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, जो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। इट कैन बी रिटन एज कैपिटल M प्लस 2m। तो आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया सपोज L1, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया सपोज L2। कोई भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, तो L1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, L2 के, यानी ओमेगा डैश आपके पास कितना आ गया, m ओमेगा अपॉन दिस विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। देख लीजिए ध्यान से, जहां भी आपको डाउट हो कुछ भी पूछ लीजिए। तो जेंटली लिखने से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि हमें यह पता चल गया कि एक्सटर्नल टॉर्क आपका क्या रहा, 0 रहा। अगर वहां पे वो वर्ड जेंटली नहीं होता तो ये कंफ्यूजन रह जाता कि हो सकता है कुछ ना कुछ टॉर्क लगाओ जब मास आके जुड़े हों, इसीलिए वहां पे वो स्पेशल वर्ड दिया है जेंटली, जो आपको क्लियरली बता रहा है कि टॉर्क एक्सटर्नल आपको कैसा कंसिडर करना है, 0। कर दिया नोट सबने यहां तक। चलिए आगे देखिएगा, डिस्क ऑन डिस्क प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये दो डिस्क है, एक नीचे डिस्क है एक ऊपर डिस्क है। शुरू में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग रोटेट कर रही है, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, गैप है। तो एक ऊपर रोटेट कर रही है और एक नीचे रोटेट कर रही है। बाद में हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अगर हम दोनों डिस्क को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों क्या करने लगेंगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेंगी। पहले दोनों अलग अलग रोटेट कर रही हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। बाद में आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो अब क्या होगा, थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, स्लिपिंग वगैरह होगी, लेकिन उसके बाद बॉडी क्या करने लगेगी, एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेगी। तो यहाँ पर यही पूछा जाता है कि पहले जब डिस्क अलग अलग रोटेट कर रही थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको दे दी, पूछ लेगा ज्वाइन करने के बाद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी बताइए या फिर लॉस इन एनर्जी बताइए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये डिस्क अलग अलग रोटेट कर रही है तब मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। नीचे वाली भी घूम रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2। अब एक चीज बताइए, क्या एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चेंज आएगा? भाई दोनों डिस्क ज्वाइन हो गई, उसके बाद इनके बीच में फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, तो वो तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नली किसी भी तरीके का फोर्स या टॉर्क आपने अप्लाई नहीं किया। अगर एक्सटर्नली कोई भी टॉर्क आपने नहीं लगाया है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहना चाहिए आपका, कंजर्व रहना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कैसा रह जाएगा, कंजर्व रह जाएगा। यहाँ पर भी अब नहीं, दोनों डिस्क को पास लाने के लिए हमने कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ जरा सा एक्सिस को हिलाया, दोनों पास आ गई। तो आपने एक्सटर्नली कुछ नहीं किया कि दोनों को पकड़ के पास में लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में दोनों अलग अलग रोटेट कर रही थी, बाद में दोनों आपस में चिपक गई, तो एक्सटर्नली टॉर्क आपने कोई भी वहाँ पे अप्लाई नहीं किया है।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे एल इनिशियल, क्या होगा एल इनिशियल, दैट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। भाई दोनों अपने आप इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं, तो एक का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1, दूसरे का I2 ओमेगा 2। मैं इन दोनों को ऐड क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि एक्सिस कैसा है, सेम है। फाइनली क्या हो जाएगा जब दोनों अटैच हो गई, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगेंगी। सो आई कैन राइट हियर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, यही होगा। इनिशियली हो गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, फाइनली हो गया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो L इनिशियल किसके इक्वल होना चाहिए, L फाइनल के। सो आई कैन राइट हियर L फाइनल ओमेगा कितना आ गया नया, तो हमारे पास नया एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। अगेन डायरेक्शन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर दोनों डिस्क एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डायरेक्शन सेम होगा। अगर दोनों डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हैं तो आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसा लेने पड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन का यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंस है। मैंने दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाए हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया है। अगर मैं इस ओमेगा 2 को चेंज कर दूँ तो यू नीड टू कंसिडर ओमेगा 2 एज नेगेटिव। डिस्क के लिए चलिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई आपसे पूछने लगे कि एनर्जी लॉस इस प्रोसेस में कितना हुआ। भाई दोनों डिस्क पहले अलग अलग रोटेट कर रही थी, जब आपने दोनों को कंबाइन किया तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगा, स्लिपिंग हुई, तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस या एनर्जी लॉस डेफिनेटली हुआ होगा। तो अगर हमसे पूछ ले कि कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या होता है एनर्जी लॉस, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी लिखता हूँ इस वाली डिस्क के लिए। अब देखिए एनर्जी कैसे लिखेंगे, क्या होती है एनर्जी ट्रांसलेशन के अंदर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगी एनर्जी, एम की जगह पे आई आ जाएगा, वी की जगह पे ओमेगा। तो अगर एनर्जी इनिशियल लिखनी है तो आई कैन राइट हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ यही लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, अब फाइनल वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल वाली कितनी होगी, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ यही होगी इनिशियल एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बाद में दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगी हैं, इसीलिए मैंने दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कितनी लिखी है, ओमेगा लिखी है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी कि कितना एनर्जी लॉस हुआ इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। तो यही दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, या तो पूछेगा आपसे एंगुलर वेलोसिटी या फिर पूछेगा एनर्जी लॉस। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा। यही क्वेश्चन 2006 में आया था और एग्जैक्टली यही चीज़ पूछी हुई है आपकी, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी अभी पहले किया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, क्या रिलेशन होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में? जैसा आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम टाइप का रिलेशनशिप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो कैसे रिलेशनशिप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखेंगे हाफ, ऐसे लिख लेता हूं, लिख सकते हैं, एक ही बात है। आई ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एल स्क्वायर अपॉन 2i, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें आप चाहो तो आर के ही लिख सकते हो, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी मर्जी है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा ये न्यूमेरिकल आया था 2016 में, कीजिएगा इसको, सेम उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दीजिए। ए और बी दिया है, ठीक है, तो एल ए स्क्वायर अपॉन 2i, इट इज इक्वल टू एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ib। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बी ग्रेटर देन आई ए, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले आई बी अपॉन आई ए इज इक्वल टू हाउ मच, एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल ए स्क्वायर। दिया है आपको आई बी ग्रेटर देन आई ए, अगर आई बी आई ए से बड़ा है तो एल बी स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी एल बी जो है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन एल ए। तो हमारे पास आ गया एल बी ग्रेटर देन एल ए, तो कहाँ है ऑप्शन, एल बी ग्रेटर देन एल ए, दैट विल बी द राइट आंसर। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए रोलिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो चीज़ हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में देखी थी, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रोलिंग के अंदर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि रोलिंग होती क्या है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई व्हीकल है जब वो मूव करता है तो उसका व्हील जिस तरीके से मूव करता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रोलिंग मोशन। व्हील जो है वो क्या करता है, आगे भी चलता रहता है और साथ साथ घूमता भी रहता है। तो इस तरीके की मोशन को हम लोग बोलते हैं कैसी मोशन, रोलिंग मोशन। तो इसी रोलिंग मोशन की हम लोग स्टडी करेंगे। जो चीज़ मैंने आपको इनिशियली बताई थी वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी लगाने वाले हैं रोलिंग के अंदर। देखिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास कोई व्हील है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक फोर्स F, यहाँ पे हमने फोर्स F लगा दिया, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए यहाँ पर इस व्हील का एक्सेलरेशन क्या होगा। व्हील मतलब डिस्क या रिंग, कुछ भी आप मान लीजिए, जो आपका मन कर रहा है, रिंग ले लीजिए। चलिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो सेम कंसेप्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये व्हील है, ये इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया कैपिटल F। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी कभी बॉडी रोलिंग कर रही होगी, स्लिपिंग नहीं, रोलिंग कर रही होगी, तो हमेशा क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन कैसा होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा आपका, स्टैटिक होगा। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब वहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग हो, यानी इन दोनों पॉइंट, इन दोनों के बीच में, व्हील और इसके बीच में जब स्लिपिंग होगी, तब आपका ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या लगने लगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर स्लिपिंग नहीं है तो आपको क्या कंसिडर करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर करना है। और आप जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज म्यू इनटू कैपिटल एन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ती है, वो हमें पता नहीं होती कि कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है म्यू इनटू एन, लेकिन यहाँ पे कितना लग रहा है ये हमें पता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन जो है उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, लाइक एन अननोन क्वांटिटी। फ्रिक्शन को कैसा ट्रीट करना होगा हमें, अननोन क्वांटिटी की तरह से। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था डायनामिक्स में, आपको क्या देखना है, ट्रांसलेटरी मोशन देखनी है। तो इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ये व्हील ही खुद क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो इसी का आपको क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन मैंने कहा स्टैटिक है, मुझे नहीं पता उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप आगे भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सॉल्व करने के बाद अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया है दैट इज़ राइट, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया है वो सही नहीं है। तो हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे कि यार आगे लगेगा या पीछे लगेगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह पे डायरेक्शन मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया डायरेक्शन, ये मान लीजिए मेरा फ्रिक्शन है, पीछे की तरफ मैंने ले लिया। अब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, क्या इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू, कितना लिख दूं, बन गया आपका पहला इक्वेशन। हमने देखा ये व्हील क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो इस व्हील का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इससे हमने लिख दिया अपना इक्वेशन बाय फॉलोइंग न्यूटन लॉ। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड चीज मैंने क्या बताई थी, अब आपको ये चेक करना है कि बॉडी कौन सी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे कौन कर रही है रोटेशनल मोशन, ये व्हील खुद ही कर रहा है रोटेशन। किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, पॉइंट पी के अबाउट। तो अब हम लोग टॉर्क लिखेंगे किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट। सो लेट्स राइट द टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। कौन लगा रहा है टॉर्क, कैपिटल एफ। कितना हो जाएगा टॉर्क, कैपिटल एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वी कैन राइट, लिख दिया हमने, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू एफ इंटू आर। अब यहाँ पर हमें टॉर्क लिखना है, सॉरी टॉर्क आ गया हमारा एफ इंटू आर। अब देखो टॉर्क को क्या लिख सकते हो, आई इंटू एल्फा, एफ इंटू आर। एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा गलती कर दिया हमने, उसको ठीक कर लीजिए। जब बॉडी रोटेशन करती है तो हम लोग किस पॉइंट के अबाउट मानते हैं बॉडी घूम रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे चेंज करनी पड़ी, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो कौन लगाएगा टॉर्क, फ्रिक्शन, यानी हमारे पास आ गया टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल आर। अब टॉ को क्या लिखते हो, आई इंटू एल्फा। क्या है यहाँ पे, रिंग, तो आई को कितना लिख दूंगा, एम आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन क्या बताई थी आपको लिखनी है, ए इक्वल टू आर एल्फा। अगर कहीं पर भी प्योर रोलिंग हो रही है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन ए इक्वल टू आर एल्फा। कोई स्लिपिंग नहीं है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो मतलब थर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आ गए हमारे पास तीनों इक्वेशन, कौन से वाला, देखो ये तो हमने ट्रांसलेशन के लिए लिख लिया। अब रोटेशन, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पर भी हमने मान लिया बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो जो फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है उसका टॉर्क जीरो, क्योंकि ये तो सेंटर पे ही लग रहा है। तो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। तो यानी कि अगर मैं टॉर्क लिखता हूँ
अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, टॉर्क की वैल्यू नाउ ICM रिंग है तो ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, चाहे कोई भी चीज़ पूछी जाए, एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन पूछा जाए फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको 3 इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई भी एक चीज़, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, कैपिटल F माइनस स्मॉल f MACM। सो कैपिटल F माइनस स्मॉल f को क्या लिख सकता हूँ, MR अल्फा, किसके इक्वल है, MACM के। कैपिटल F माइनस M, R अल्फा की वैल्यू आगे आपके पास एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन 2m। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर फ्रिक्शन निकालना है, स्मॉल f किसके इक्वल है, MR अल्फा के, R अल्फा को फिर ACM लिख सकते हो, ACM की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ गया फ्रिक्शन। तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए कितना लिख सकते हो, F अपॉन 2mR। देख लीजिए ध्यान से, जो भी डाउट है आपको पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो रोलिंग का, आप ये 3 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बॉडी के अंदर VCM इक्वल टू R अल्फा हो, अगर किसी भी बॉडी के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सॉरी, VCM इक्वल टू R ओमेगा, तो वो बॉडी क्या कर रही होगी, आपकी प्योर रोलिंग कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग पूछें अगर कि कोई बॉडी रोल कर रही है, क्या ये प्योर रोलिंग है कि नहीं, तो आप लोग क्या चीज़ चेक करेंगे, आप लोग चेक करेंगे VCM और R ओमेगा को। अगर VCM R ओमेगा के इक्वल आ रहा है, VCM मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर वो R ओमेगा के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, आपकी प्योर रोलिंग कर रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या बॉडी प्योर रोलिंग कर सकती है स्मूथ या फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो कर सकती है या नहीं कर सकती है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं नहीं कर सकती, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रू आंसर क्या होगा कि भाई कर सकती है। क्यों, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी VCM किसके इक्वल हो जाए, R ओमेगा के इक्वल हो जाए। तो और अगर ऐसा हो जाता है तो बॉडी क्या करेगी, आपकी प्योर रोलिंग करेगी। अब मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बॉडी एक प्योर रोलिंग कर रही है आपकी रफ सरफेस के ऊपर, अचानक से स्मूथ सरफेस आ जाता है, तो क्या होगा, अचानक से स्मूथ सरफेस आ जाएगा तो क्या बॉडी प्योर रोलिंग ही करती रहेगी या स्लिप करना स्टार्ट कर देगी। तो सब लोग आंसर है स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, बट एक्चुअली में वो प्योर रोलिंग ही करती रहेगी। क्यों प्योर रोलिंग करती रहेगी ये समझिएगा। देखिए बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फ्रिक्शन की। टॉर्क कौन लगाएगा बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शन। अगर एकदम स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, यानी ना तो बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग सका जो उसकी स्पीड चेंज कर सके, ना ही टॉर्क लग सका जो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सके। तो अगर ना एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई ना v चेंज हुआ, तो v इक्वल टू R ओमेगा का कंडीशन अब भी क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, यानी कि बॉडी क्या करती रहेगी, प्योर रोलिंग करती रहेगी। तो हमेशा आपको बस यही चेक करना होता है कि कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, में कि VCM जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, R ओमेगा की। चाहे वो स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर VCM R ओमेगा के इक्वल है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही होगी, आपकी प्योर रोलिंग कर रही होगी। गॉट इट। चलिए नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि रोलिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी।
तो एक बात आपने देखी कि रोलिंग के अंदर क्या होता है, व्हील जो है वो ट्रांसलेशन भी करता है और साथ साथ रोटेशन भी करता है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है रोलिंग में, तो आपको क्या लिखनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी होगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी होगी। लिखते हैं यहाँ पे, देखो ये घूम रही है बॉडी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कोई भी बॉडी हो सकती है, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, रिंग है, व्हील है, कोई भी बॉडी हो। इसके लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो देखो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ पर वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे बताएंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो जब आप आईसीएम की वैल्यू रखेंगे तो आप आर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वहां पर वी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर ring performing pure rolling, अगर हम कंसिडर कर लें कि ये कोई रिंग है और क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, तो देखिए इसकी एनर्जी कैसे लिख सकता हूं मैं, आई को कितना लिख दूं, इट कैन बी रिटन एज तो जो हमारी टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पर कितनी आ गई, इट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी बॉडी के लिए आप लोग एनर्जी लिख सकते हैं। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया। अब जो भी बॉडी है उसके लिए आईसीएम पुट करिए और आर ओमेगा को कितना रख दीजिए, लास्ट में वी रख दीजिए, तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर रिंग के केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम देखेंगे भी। कर लिया नोट सबने, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, कीजिएगा। कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एनर्जी के अंदर, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है अगर आप उतना ही वर्क कर लेते हैं तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या निकालना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है डिस्क की। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली डिस्क की तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन हमारा कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, डिस्क दिया है,
इसको लिख सकते हैं आप आई की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई 3/4 mv², राइट। क्या हुई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/4 mv²। अब कुछ नहीं है, बस वैल्यूज प्लेस करिए। कितना दिया है मास, वेलोसिटी दी है कुछ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 जूल। तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 3 जूल के ही इक्वल होगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा 3 जूल। तो 3 जूल ही वर्क आपको करना पड़ेगा बॉडी को रोकने के लिए। बोलिए। वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क नेट काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पे फाइनल तो आपकी जीरो हो गई, यानी जो वर्क डन है वही किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए पहले इसको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए रोलिंग मोशन कर रही है, स्फेयर के बारे में बात कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में कितनी लिख दूं, बस बात नहीं करिए भाई, 1/2 mv²। रोटेशन में कितनी लिख दूं, ठीक है। सो पूछा जा रहा है हाफ आई की वैल्यू इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो रेशो किस किस का पूछ रहा है, KT अपॉन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अपने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिख दी, दैट इज 1/2 mv² प्लस KT प्लस KR। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/5 mv²। ऐड किया, आंसर आ गया। आई थिंक शायद 5:7 आ रहा है ना। ठीक,
देख लीजिए यहाँ तक, कोई भी आपको डाउट है पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, अब देखिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि जो रोलिंग कहाँ पे हो रही थी, प्लेन सरफेस पे हो रही थी। अगर रोलिंग जो है वो प्लेन सरफेस पे ना हो के इंक्लाइंड पे हो, तब हम क्या करेंगे वो देखिएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये कोई भी इंक्लाइंड है, एंगल है इसका थीटा। यहाँ पे कोई भी बॉडी आपने ले ली, अब इसका वेट होगा mg, तो इसके वेट के मैं दो कंपोनेंट लिख सकता हूँ डायरेक्टली। यही सिचुएशन होगी कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को इंक्लाइन पे रख दें तो उसका वेट ही क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वेट ही बॉडी का क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो अगेन वही सेम तीन इक्वेशन हम लोग बनाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने बनाई थी। कैसे बनाएंगे देखिएगा। एम जी साइन थीटा इधर, फ्रिक्शन कहीं भी मान लीजिए जहां आपका मन करे, मैंने ऊपर ही ले लिया। चलिए पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा यही बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम, दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, टॉर्क, फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बताया, ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा। बन गई तीन इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम उनको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल के देखता हूँ, देखिएगा। स्मॉल एफ की वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर अल्फा की जगह पे ए सी एम लिख देता हूँ। यहाँ से आप ए सी एम कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ए सी एम कितना आ जाएगा, ए सी एम आपका एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे, एम प्लस आई सी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर नीचे से एम कॉमन ले लीजिए, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप ये पूरा याद रखें या ना रखें, लेकिन ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। तो अगर कोई भी बॉडी है उसका एक्सेलरेशन आपको लिखना है तो आप क्या रख सकते हैं, सिंपली आई सी एम की वैल्यू रखिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई भी बॉडी हो रिंग है, आई सी एम की वैल्यू एम आर स्क्वायर, डिस्क है, आई सी एम की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फेयर है 2/5 एम आर स्क्वायर, शेल है 2/3 एम आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते रहिए, एक्सेलरेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मिल जाएगा। एक नोट करके लिखिएगा नीचे छोटा सा, लिखिए सॉलिड स्फेयर is having the maximum acceleration, solid sphere is having the maximum acceleration and ring is having the minimum, and ring
is having the minimum. Therefore, solid sphere will reach the bottom first. Solid sphere will reach the bottom first, and ring will reach in the last. And ring will reach in the last. अगर मान लीजिए हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन पे से एक सॉलिड स्फीयर और एक रिंग को लुढ़का देते हैं, तो क्या होगा? रिंग सबसे लास्ट में नीचे पहुंचेगा और सॉलिड स्फीयर आपका सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं ICM का, तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है? रिंग का है। एक नोट में एक और लाइन लिखिएगा, लिखे hollow cylinder is having same moment of inertia as that of ring. Hollow cylinder is having same moment of inertia as that of ring, and solid cylinder is having moment of inertia same as disk. तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्वल होता है और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्क के इक्वल होता है। चलिए, ये क्वेश्चन तो अब आप इजीली आंसर कर ही सकते हो, बता ही दिया है। क्या होगा आपका? स्फीयर, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन करिएगा। फाइव इज टू सेवन, ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। देखिए, एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का जब रोलिंग हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तब क्या होगा? हाँ, दो केसेस दे हैं। पहले केस में आपकी रोलिंग हो रही है, सेकंड केस में आपकी स्लिपिंग हो रही है। तो पहले मैं आपको रोलिंग वाला केस बताता हूँ जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ACM इक्वल टू G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस ICM की वैल्यू कितनी होगी स्फीयर के लिए? आगे आपके पास आगे सॉलिड स्फीयर के लिए। दूसरी चीज उसने क्या बोली है? स्लीपिंग होगी लेकिन रोलिंग नहीं होगी। तो जिस समय पे सिर्फ स्लीपिंग होगी उस समय पे क्या हो जाएगा? ये कोई बॉडी है, इससे सोचो, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ? जी साइन थीटा। तो अगर स्फीयर है तो उसका भी कितना होगा? जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ स्लिप करके नीचे आ रहा है। तो स्फीयर का भी एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी साइन थीटा। सो आई कैन राइट हियर, यहाँ पे फोर्स यानी एक्सेलरेशन इस केस में कितना हो जाएगा? नेट फोर्स mg साइन थीटा ठीक है। तो पहला केस आया आपका रोलिंग का जहां पे एक्सेलरेशन है 5/7 g साइन थीटा। दूसरा केस है आपका सिर्फ और सिर्फ स्लिपिंग का जहां पर एक्सेलरेशन है g साइन थीटा।
निकाल देते हैं रेशो, कितना आएगा 5:7 आ गया हमारे पास रेशो। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, इसमें सिर्फ रोल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी रोलिंग हो रही है, तो आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला सिर्फ एक्सेलरेशन का पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको याद हो कि किसी बॉडी को हम लोग h हाइट से छोड़ दें तो नीचे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन से। सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यू नीड टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। h हाइट पे एनर्जी लिखिए, ग्राउंड पे एनर्जी लिखिए, कंपेयर कर दीजिए। कितना, ए ऑप्शन, ठीक है अभी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए स्पीड होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर का आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट। सो हाइट है आपकी h, ये आपने रख दिया स्फीयर, कितनी हाइट पे रखा हुआ है, h हाइट पर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी एनर्जी लिखते हैं। क्या एनर्जी होगी इसकी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू mgh। सो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू mgh। जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो कौन कौन सी एनर्जी होंगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर, ओमेगा स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 7/10 mv स्क्वायर। एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल आ गई हमारे पास, दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ पर आप एक बात पूछ सकते हैं कि हम एनर्जी को कंपेयर कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी प्योर रोलिंग हो रही है, और प्योर रोलिंग के अंदर आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी एनर्जी को लॉस नहीं करता। अगर ये स्लिपिंग हो रही होती तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि स्लिपिंग के अंदर आपका डायनेमिक फ्रिक्शन लगने लगता है और एनर्जी लॉस होने लगेगा। यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, आपकी प्योर रोलिंग कर रही है। तो अब हम एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल कर देते हैं। mgh इज इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। यानी सही आंसर कौन सा हो गया आपके पास,
√10/7 GH is the right answer. कर लिया नोट सबने? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग एनर्जी कंजर्वेशन से ही करिए, वो बेटर है। एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड मेथड इसको करने का क्या है, आपने एसीएम निकाल लिया था, राइट? एसीएम आप निकाल लेंगे, रोलेंगे प्योर। ये एंगल चलिए है थीटा। अगर ये हाइट h है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, यही होगी h sin थीटा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू, यही होता है फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u 0, a की जगह पे लिख सकते हैं ACM, s डिस्टेंस की जगह पे लिख सकता हूँ, ये गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, अब ठीक है। तो s की जगह पे लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया। इनमें से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला चूज करिए एनर्जी कंजर्वेशन का, चाहे आप एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के VCM निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी पार्ट से कर सकते हैं। कोई चीज़ किसी को पूछनी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इतना ही रखते हैं बस। एनीथिंग, कुछ भी पूछना है किसी को? ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।